नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं मिशन प्रेरणा द्वारा निर्मित 3 मॉड्यूलों में से एक मॉड्यूल जिसका नाम है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो जैसे कि आप रिमीडियल टीचिंग सुन के ही समझ सकते हैं कि रिमीडियल का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि जिन बच्चों को हमें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, आप समझ सकते हैं उन बच्चों को हम उपचारात्मक शिक्षा उन्हीं बच्चों को देते हैं जो बच्चे हमारे कक्षा में अन्य बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे कमज़ोर होते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी उपलब्धियां सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ कम होती हैं। तो वो किसी विषय में भी हो सकता है, गणित और भाषा, मान लीजिए अंग्रेजी या हिंदी में, या किसी भी विषय में हो सकता है। तो इस तरीके की समस्याओं से निजात पाने के लिए इस मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। तो इस मॉड्यूल से संबंधित क्योंकि ये मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है, करीब करीब 150 पेज का है, आपको पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है, इसीलिए मैंने इस पूरे मॉड्यूल को पढ़ते समय इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को नोट कर लिया है और आपको मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इस मॉड्यूल को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँगा, जिसके बाद आपको इस मॉड्यूल को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और आपके विभाग से या IVRS लखनऊ से अगर कोई कॉल आता है या आपसे ऑनलाइन मांगा जाता है तो आप इस मॉड्यूल से कोई भी प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। बीच में मैं आपको कुछ ब्लॉक्स में जहाँ जहाँ पे इन ऑनलाइन प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न का भी समावेशन मैं करूँगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। बीच बीच में मैं कई ब्लॉकों के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी बीच बीच में आपको दूंगा, उनके उत्तर आप लोग इस मॉड्यूल से सर्च करें। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिशन प्रेरणा द्वारा इन मॉड्यूल्स का निर्माण क्यों किया गया है? इसका उत्तर है विद्यालयी वातावरण एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक रूप देने की दृष्टि से इन तीनों मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन बच्चों के लिए तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कमज़ोर बच्चों हेतु जिनका अधिगम कक्षा अनुरूप नहीं होता है, जिन्हें विशेष शिक्षण विधियों के प्रयोग द्वारा सामान्य बच्चों के सापेक्ष लाया जा सकता है, ऐसे बच्चों के लिए ये मॉड्यूल हमारा तैयार किया गया है। तीसरा प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा अनुरूप नहीं होता है। इन बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकियों द्वारा मूलभूत दक्षताओं का विकास करना आवश्यक है। इस हस्तपुस्तिका में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकियों को स्पष्ट किया गया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो इसका उत्तर है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 4 भाग हैं। यहाँ पे ये इसकी विषय सूची दी हुई है, अनुक्रमणिका, इसमें आप देख सकते हैं भाग 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं। पहले भाग में अधिगम आधारित शिक्षण है, दूसरे भाग में लर्निंग आउटकम एवं आकलन है, और तीसरे भाग में कक्षा शिक्षण हेतु तकनीकियाँ, रणनीतियाँ एवं तकनीकियाँ हैं, और चौथा जो है वो परिशिष्ट है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितनी शिक्षण तकनीकियाँ विधियाँ हैं? तो इसका उत्तर है इसमें 18 विधियाँ या तकनीक दी हुई हैं। प्रश्न 6, भारत के भाग्य का निर्माण हमारे कक्षाओं में होता है, यह वाक्य किस मॉड्यूल में कहा गया है और किस आयोग ने कहा है? 2 प्रश्न इससे आपके बनने हैं। तो इसका उत्तर है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कहा गया है और कोठारी आयोग 1964-66 के द्वारा ये कहा गया है। प्रश्न 7 है,
अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है, यह वाक्य ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किसने कहा है? तो इसका उत्तर है NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे द्वारा ये वाक्य कहा गया है। मॉड्यूल का प्रसार एवं अध्ययन विकासखंड कचौना जनपद हरदोई के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों द्वारा 13/5/2020 की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। ये तो इसमें देखिए जो प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे पहले विकासखंड का नाम, न्याय पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय स्तर, प्राथमिक उच्च प्राथमिक सम्मिलित अध्यापक का नाम, प्रधानाध्यापक का नाम, अध्यापक का विभाग में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो रहे थे। तो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और इनके उत्तर आप ढूंढिएगा। इसमें पहला था, क्या आपने आधारशिला ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी PDF फाइल प्राप्त हो गई है? यस नो में देखिए, आप इसको आगे बढ़िए। यदि नहीं तो अधिकतम 10 शब्दों के कारण लिखें और यदि हाँ तो उनका अध्ययन किया। आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो अभी जब हम लोग आधारशिला को डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा आधारशिला में कितने भाग हैं। आधारशिला मॉड्यूल किस विषय पर आधारित है? ध्यानाकर्षण शिविर की व्यवस्था किस प्रकार के बच्चों के लिए होती है? तो ध्यानाकर्षण में जो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि ये किस बच्चों के लिए है, क्योंकि इसका नाम ही है, क्या नाम है इसका? इसको बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल का मतलब ही होता है ऐसे बच्चे जो हमारे कक्षा के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कक्षा शिक्षण प्रभावी बनाने की कुल कितनी तकनीकी दी गई हैं? तो ये प्रश्न भी आपका कवर हो चुका है। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? इस संग्रह मॉड्यूल को जब मैं पढ़ाऊँगा, जब कवर करूंगा तो उसमें इसका प्रश्न का उत्तर दूंगा। सांप सीढ़ी के माध्यम से अंकों के बढ़ते और घटते क्रम को किस मॉड्यूल में बताया गया है? तो जब तक आप पूरे मॉड्यूल को एक्सरसाइज नज़र में एक बार देख नहीं लेंगे तब तक इनके उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बीच बीच से कोई चित्र देख के जो चीज़ आई है उनसे प्रश्न पूछ दिए गए हैं। आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को प्रेरणा मिशन के किस मॉड्यूल में डाला गया है? और बच्चों में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के लिए किस मॉड्यूल का विकास किया गया है? तो ये 18 प्रश्न इसमें हमारे ब्लॉक से पूछे गए थे। इसके अलावा अभी 1-2 ब्लॉक से और भी मुझे प्रश्न प्राप्त हुए हैं। कई ब्लॉक में तो केवल सीधे 1 से 15 या 1 से 18 तक केवल प्रश्न ही पूछे गए हैं। यहाँ पे तो केवल 11 से 18 तक पूछे गए थे, लेकिन कहीं कहीं पे तो पूरे 18 या 15 प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी ब्लॉक में इस तरह से और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढिएगा। इस मॉड्यूल में जो आपको उत्तर मिल रहे हैं उसे नोट कर लीजिएगा। बाकी आगे के मॉड्यूल में आगे के वीडियो बनाऊंगा तो उसमें दूंगा। इन प्रश्नों के उत्तर आप सर्च करिए, अगर नहीं मिलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। भाग 1 ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण में 3 मुख्य बिंदु हैं, आवश्यकता, उद्देश्य और तीसरा है बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना होने के कारण। तीनों को हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे। तीनों से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आवश्यकता में हम लोग कह सकते हैं कमज़ोर बच्चों के लर्निंग आउटकम तथा भाषा व गणित के सामान्य जानकारी देकर उनको कैसे कक्षा के अनुरूप अन्य बच्चों की तरह ही अच्छे नंबर पा सकें, इसलिए कुछ विशेष विधियों के द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई होती है, जिनके कारण अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये इस भाग का आखिरी बिंदु है, जिससे 2 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न 8, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति ना प्राप्त होने के कितने कारण हैं? तो यहाँ पे मुख्यतः
4 कारण दिए हुए हैं। कौन कौन से? कलहपूर्ण, पारिवारिक वातावरण, दूसरा है ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, तीसरा है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, और चौथा है माता पिता की शैक्षिक स्थिति। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति के कारण किस मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो ये आपके मॉड्यूल नंबर भी याद रखना है, किस मॉड्यूल में कौन सी चीज़ दी गई है। तो ये आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है। अब शुरू होता है भाग 2, लर्निंग आउटकम एवं आकलन। तो इसमें आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है लर्निंग आउटकम अवधारणा, यानी कि इसकी परिभाषा आप कह सकते हैं, क्या होता है लर्निंग आउटकम। दूसरा है अधिगम स्तर में अंतर, लर्निंग गैप, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है। और सीखने के स्तर का अध्ययन। फिर है बच्चों का चिन्हांकन, और अंत में आप आधारभूत शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर। इन 5 पॉइंटों के तहत हम लोग इस पूरे भाग 2 को कवर करेंगे। चलते हैं, देखते हैं लर्निंग आउटकम की अवधारणा। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम। तो इसके तहत सिर्फ शिक्षक को ही नहीं अपितु अभिभावकों को भी मालूम होना चाहिए कि उसके बच्चे को कक्षा के विभिन्न विषयों में क्या क्या ज्ञान होना चाहिए और उसे क्या क्या ज्ञान अर्जित कर लिया है। तो शिक्षा कक्षण जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जो सामान्य बच्चों के लिए होता है, और एक होता है जो हमारे कमज़ोर बच्चों के लिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो रिमीडियल टीचिंग आपका ये सेकेंड वाला है, जिसमें लर्निंग आउटकम हमारा आधारित होता है कक्षा शिक्षण यानी नवीन तकनीक पर, आईसीटी यानी कंप्यूटर, लैपटॉप और तरह तरह की तकनीकियों के उपयोग पर। इसमें हम लोग गुणात्मक एवं संख्यात्मक अवलोकन करते हैं, परिणाम। और सामान्य कक्षा शिक्षण में आपका चॉक एंड टॉक का प्रयोग करते हुए टीचिंग होती है, जिसमें अंक आधारित परीक्षा होती है, और परिणाम आपका संख्यात्मक, ज्ञानात्मक, सूचनात्मक और प्रस्तुतिकरण के द्वारा होता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 11, लर्निंग आउटकम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों, दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है जो कि बच्चों की प्राप्ति का आकलन गुणात्मक तथा संख्यात्मक रूप से करने हेतु अवलोकन बिंदु प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, परिणाम आधारित लक्ष्य किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर है लर्निंग आउटकम को परिणाम आधारित लक्ष्य कहा गया है। प्रश्न 13, लर्निंग गैप क्या है। सपोज दैट आप कक्षा 8 में मैथ पढ़ाते हैं और कक्षा 7 का बच्चा जब कक्षा 8 में आएगा तो आप भी चाहेंगे कि उसको कक्षा 7 की कम से कम मूलभूत दक्षताएं और अभिक्रियाएं और योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि उसको कक्षा 7 की ही मूलभूत दक्षताएं नहीं होती हैं, तो कक्षा 8 में वो सीखने में थोड़ा सा पीछे रह सकता है। तो इस कमी को ही हम लोग यहाँ पे लर्निंग गैप कहते हैं। इसको एक लाइन में कहें तो अंडरलाइन लाइन में देखें, बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर लर्निंग गैप होता है। अब आप सीखने के स्तर का आकलन कैसे करेंगे, किस बच्चे ने कितना अधिगम कर लिया या लर्निंग आउटकम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो इसके लिए बहुत सिंपल होता है, हम लोग टेस्ट पेपर के माध्यम से या कोई दूसरे गतिविधि के द्वारा
ये पता करते हैं। तो इसमें जो नंबर प्राप्त होते हैं उस नंबरों के माध्यम से हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि उस विषय में उस बच्चे ने कितने दक्षता प्राप्त कर ली है। बच्चों का चिन्हांकन। तो बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षा के माध्यम से शिक्षा सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षा के माध्यम से बच्चों का अधिगम स्तर पता करेंगे, जिसके अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर अधिगम स्तर के गैप को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आकलन प्रपत्र। पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं यानी कि लर्निंग आउटकम के आधार पर ये प्रपत्र बनाकर रख लें। प्रत्येक कक्षा को, जैसे कक्षा 8 का जो प्रपत्र बनाए उसमें कक्षा 1 से 7 तक का लर्निंग आउटकम रखें, जिसमें ज्ञानात्मक 20%, बोधात्मक 50%, अनुप्रयोगात्मक 20% तथा तर्कात्मक 10% प्रश्न सम्मिलित करें। तो इस तरीके से मिश्रित करके आप सभी तरह के प्रश्न उसमें समावेशित करके एक आकलन प्रपत्र तैयार करके रख लें, और ये सभी कक्षा के लिए है। इसके बाद आता है परीक्षा प्रक्रिया। तो परीक्षा प्रक्रिया में 3 भाग किए गए हैं। पहला भाग आरंभिक परीक्षा के पूर्व। तो इसमें क्या करना है, भाषा यानी कि आपके जो हिंदी है और अंग्रेजी है उसके लिए मौखिक, लिखित, पढ़ने वाले आदि प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र यहाँ पे पहले कक्षा 3 से 5 यानी कि प्राइमरी के लिए बताया जा रहा है। कुल प्रश्न आपके 15 होंगे। एक अंक 3 नंबर का होगा तो कुल अंक हो जाएंगे 15 45 नंबर, जिसमें 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव रहेंगे। कुल 15 प्रश्न रहेंगे। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्राइमरी वालों के लिए अलग है और जूनियर वालों के लिए अलग है। जूनियर का बताते हैं क्या होता है। जूनियर कक्षाओं के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए कुल प्रश्न 25 होंगे और एक अंक 3 नंबर का है तो 25 या 75 नंबर का कुल अंक हो जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के रखने हैं और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव टाइप के रखने हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी टाइप के, सब्जेक्टिव मतलब जिसमें लिखने वाला हो। तो इस तरीके से प्रश्नों का विभाजन और अंकों का विभाजन किया गया है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिए। और प्रश्न पत्रों के साथ ही आप आंसर की भी इनकी बना के पहले से ही रेडी रख लें। अब दूसरा पार्ट आता है परीक्षा के दौरान क्या करना है। तो व्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था करना है, माहौल भयमुक्त बनाना है, नकल विहीन परीक्षा कराएं। अध्यापक किसी भी प्रकार से किसी भी प्रश्न को बताने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। श्यामपट्ट पर प्रश्न लिख दें। हो सके तो बच्चों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएं और लिखने के लिए कॉपी पेंसिल उपलब्ध कराएं। तीसरा बिंदु है प्रारंभिक परीक्षा के बाद समूह निर्धारण। तो 3 तरह के समूह आपको निर्धारित करना है, A, B और C। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए इस समूह निर्धारण का अलग लक्ष्य रखा गया है और 6, 7, 8 का अलग रखा गया। तो यहाँ पे हम पहले कक्षा 3, 4, 5 के लिए आपको बता रहे हैं। तो जो समूह ए होगा उसमें 2 और 3 अंक प्राप्त करते हुए कुल अगर प्राप्त अंक 21 से 45 के बीच में बच्चे के हैं तो उसको आप ए समूह में रखिए। फिर बी समूह में अगर बच्चे ने 1 अंक प्राप्त करते हुए कुल 16 से 20 अंक प्राप्त किए हैं तो उसको आप बी समूह में रखिए। और सी समूह में अगर वो 0 अंक के साथ कुल 15 अंक या 15 से कम अंक प्राप्त करता है तो उसको आप सी समूह में रखिए। तो इस तरीके से ए, बी, सी समूहों में बच्चों के प्राप्त अंकों के अनुसार निर्धारण करना है। अब बात करते हैं कक्षा 6, 7 एवं 8 के बच्चों के लिए। तो इनको भी आपको 3 ए, बी, सी ग्रुप में निर्धारित करना है। ए ग्रुप में 2 या 3 अंक प्राप्त करते हुए अगर कुल अंक 35 से 75 बच्चे ने प्राप्त किए हैं तो उसको आप ए ग्रुप में रखिए। बी ग्रुप में अगर 1 अंक प्राप्त करते हुए कुल अंक 26 से 34 प्राप्त करता है यहाँ पर टोटल संख्या आपको देख लेना है। अगर उसने 26 से ऊपर और 34 के कम है तो वो बी में रहेगा।
और सी समूह में अगर उसने 25 या 25 से कम अंक प्राप्त किए हैं तो वो आपका सी ग्रुप में रहेगा। तो इस तरीके से ए बी सी 3 ग्रुपों में आपको बच्चों को निर्धारित करना है समूहों में। ये 50 दिवसीय कार्यक्रम है जिसके दौरान बच्चा अपने ग्रुप सी व बी से प्रमोट होकर आगे के ग्रुप में जाता है, तो उसे शिक्षक अपने विषयवार अगले ग्रुप में प्रमोट करें, आगे भेजें। ये देखिए प्रश्न, मिशन प्रेरणा श्रावस्ती क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे भी आपको ये प्रश्न 13/5/2020 तक के शाम 6 बजे तक जमा करने थे। तो यहाँ पे पूरे इनमें प्रश्न ही पूछे गए हैं। देखिए शिक्षक डायरी प्रारूप किस मॉड्यूल पे दिया गया है, और यहाँ पे एक मॉड्यूल और लिया गया है प्रेरणा सूची। तो इसको भी मैं देखता हूँ, अभी मैंने भी इसे नहीं देखा प्रेरणा सूची। तो ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। शिक्षक डायरी में मुख्यतः कुल कितने भाग होते हैं? किस कक्षा तक के बच्चों को सुलेख एवं श्रुतलेख अपेक्षित किया जाता है? अटेंडेंस स्क्वाड का नाम किसको दिया गया है? मार्शल प्रस्तुतिकरण हेतु कितने बच्चों को प्रतिदिन असेंबली में बोलने का अवसर दिया जाता है? मार्शल प्रस्तुतिकरण हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे इस तरीके से भर के सबमिट करना है। अब हम लोग आ गए भाग 3 पे। तो भाग 3 में जैसे कि पहले के भागों में हमने बच्चों को चुन लिया, उनके परीक्षा के आधार पे उनके ग्रुप बना लिए। अब हमें सब पता हो गया कि बच्चा किस वर्ग में है और उसे किस तरह से हमें आगे लाना है। तो अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे भाग 3 में कार्य करेंगे। जैसे है शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी, अब हम लोग उसके लिए शिक्षण कार्य की तैयारी शुरू कर देंगे। फिर है दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और क्या करें क्या ना करें, कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकी। उसके बाद प्रभावी तकनीकी को चुनेंगे, कौन सी तकनीकी से आपको पढ़ाना है। और उसके बाद शिक्षण तकनीकियों पर आधारित शिक्षण योजनाएं, यानी कि आपको लेसन प्लान भी उनके आधार ही बनाना होगा। तो यहाँ पे हर शिक्षण तकनीकी की एक तरीके से पाठ्य योजना दी हुई है। उन पाठ्य योजनाओं के अनुसार आपको जो भी विषय पढ़ाना है उनकी पाठ्य योजना आप बना के अपने पास रखें शिक्षण से पहले, ताकि आपको कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय आसानी रहे। भाग 3 में सबसे पहले हम लोग शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें कुछ 6 पॉइंट को मैंने नोट किया है, बहुत शॉर्ट में, आप इनको समझ लीजिए। अधिगम स्तर संबंधी सूची, समूह निर्धारण। अधिगम संबंधी यानी जो परीक्षा कराई थी उसमें बच्चों ने जो नंबर प्राप्त किए थे, ठीक है, 75 नंबर जो आपने जूनियर में कराया था और 45 नंबर जो प्राइमरी में कराया था, उसी अनुसार जो सूची बनाई वो आपकी हो गई अधिगम स्तर संबंधी सूची। समूह निर्धारण, उसके बाद आपने समूह जो निर्धारित किए थे ABC, वो हो गए। लर्निंग आउटकम की सूची, और किस विषय में किस लर्निंग आउटकम की क्या कमी है, क्या आपको उसको पूरा करना, उसकी एक सूची बना लीजिए। उसके बाद समय सारणी, और आपको एक समय सारणी भी बनानी पड़ेगी। शिक्षण योजनाएं, किस योजना के तहत आप उनको पढ़ाएंगे, और TLM की उपलब्धता। तो इन पॉइंटों के तहत हम लोग शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी कर लेंगे। अब अधिगम प्रक्रिया जब शुरू करेंगे तो बैठने की व्यवस्था, अब उनको बच्चों को अर्धचंद्राकार या गोलाकार आकार में आपको बैठाना है ताकि हर बच्चे पे आपकी नज़र जा सके। दूसरा है छोटे समूह में बैठाना। आप चाहो तो रूटीन चेंज के अनुसार कभी छोटे समूहों में बैठा के, कभी अर्धचंद्राकार बैठा के, कभी गोलाकार बैठा के, कभी स्कूल के ग्राउंड में बैठा के, कभी किसी हॉल में बैठा के। तो इस तरीके से आप नए नए तरीक़ों से उनको बैठने की व्यवस्था दे के आप उन्हें पढ़ाई के प्रति और जागरूक कर सकते हैं और उनको मनोरंजन उत्पन्न कर सकते हैं और उनको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है
क्या करें क्या ना करें, ये शिक्षक के लिए है, उसे क्या करना चाहिए कक्षा में और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला है क्या करें, वे हम लोग देखेंगे। कक्षा में शिक्षक की क्रियाशीलता 5 से 10% लगभग 5 मिनट की होनी चाहिए। कक्षा में बच्चों की क्रियाशीलता 75 से 80% मतलब कि 30 मिनट की लगभग होनी चाहिए। और कक्षा में बच्चों के साथ शिक्षक की क्रियाशीलता लगभग 5 से 10% मात्र 5 मिनट होनी चाहिए। तो इस तरीके से एक ऐसा आपको माइंड में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में बोलने के अवसर देना है, उनको मौका देना है ताकि वो क्रियाशील ज़्यादा रह सकें। समूह में बैठाएं, पूर्व तैयारी रखें, खेल कहानी आदि से माहौल रोचक बनाएं, टीएलएम का उपयोग करें, सभी बच्चों को मौका दें, प्रोत्साहन प्रशंसा दें, बच्चों को सुने, सरल भाषा का प्रयोग करें, बच्चों की गलती पर उन्हें हताश ना होने दें, भाषा कोमल स्नेहपूर्ण आवाज़ में होनी चाहिए, कक्षा में प्रत्येक बच्चे के पास जाएं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आकलन जरूर करें, सारांश और पुनरावृत्ति कराएं, साथ में अभ्यास प्रश्न भी दें। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिनको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट कर दिया है। आप इनको चाहे तो कहीं नोट कर लें या अपने माइंड में रखें। आकर्षण शिविर के पश्चात की कार्य योजना। 50 दिवसीय शिविर के बाद लर्निंग आउटकम का चयन करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके बाद उपयुक्त शिक्षण तकनीकी का चयन करना है, फिर शिक्षण योजना का निर्धारण करना है और टीएलएम का चुनाव करते हुए अंत में बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करना है। तो इन 6 कार्यों को आपको करना है जिनको आप ध्यान में रखें। कक्षा शिक्षण की प्रभावी तकनीकियाँ। तो जैसे कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे सामान्य होते हैं जो जल्दी से पाठ्य वस्तु को समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे कमज़ोर होते हैं जिनकी लर्निंग आउटकम दक्षताएं उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो उन कमज़ोर बच्चों के लिए हमें विशेष प्रकार की कक्षा शिक्षण तकनीकी अपनानी चाहिए। जैसे कि जो डॉक्टर होता है वो अपने मरीजों के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट लेता है, जैसे ही बीमारी होती है वैसे ट्रीटमेंट लेता है। तो आपको ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बच्चों के लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह की रणनीतियाँ दी हुई हैं, तकनीकी दी हुई हैं। तो किस तकनीकी के तहत से आप उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं उसका चयन यहाँ पे कर लेना चाहिए। तो ये जो अधिगम की प्रक्रिया है ये एक साइकिल के रूप में चलती है जिसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। इसमें पहले हम लोग प्रस्तावना बनाते हैं जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं, अभ्यास करवाते हैं। इसमें विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण एवं अभ्यास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग असेसमेंट करते हैं, उनका आकलन करते हैं परीक्षा के माध्यम से। जो बच्चे हमारे अच्छा करते हैं तो उनको हम लोग देखते हैं वो संवर्धन इनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते यानी जो कमज़ोर होते हैं वो आते हैं अपने ध्यान आकर्षण यानी कि रिमीडियल टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उन दोनों को हम लोग ध्यान में रख के फिर से प्लानिंग करते हैं, फिर से नियोजन बनाते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से प्रस्तावना दे के प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर से उनका आकलन करते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल हमारा तब तक चलता रहता है जब तक हम लोग टीचिंग लर्निंग आउटकम को प्राप्त ना कर लें। कक्षा शिक्षण आकलन असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास टीचिंग। तो ये 2 तरीके से हम लोग करते हैं। एक तो फास्ट लर्निंग फेस होता है जिसमें हमारे संवर्धन क्रियाएं इनरिचमेंट होते हैं। दूसरा होता है स्लो लर्निंग फेस जिसमें हमारे ध्यानाकर्षण तकनीकियाँ यानी कि हम लोग जो टेक्निक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, रिमीडियल टेक्निक्स का। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में रिमीडियल टीचिंग के तहत आपके शिक्षण तकनीकियाँ जो प्रभावी शिक्षण तकनीकियाँ हैं उनका ये पूरा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। इसमें कुल 18 विधियाँ दी हुई हैं जिससे प्रश्न भी पूछा गया है कि ध्यानाकर्षण में कुल कितनी विधियाँ दी हैं। तो इसका प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। इसमें 18 विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं उनको एक बार आप देख लीजिए इस चार्ट में, और इसके बाद हम लोग इसको एक एक करके आगे डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि इन पे हर विधि पे लेसन प्लान भी दिया हुआ है और किस लर्निंग आउटकम को
इन विधियों के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसका बाकायदा अंत में एक चार्ट दिया हुआ है और कितने दिन से कितने दिन के बीच में कौन सी विधि के तहत कौन सा लर्निंग आउटकम आपको निकालना है। तो ये पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे देंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हमारी पहली विधि है, रिसोर्स रिच क्लासरूम, संसाधन से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण। तो इसमें क्या करना होता है, कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। यदि कक्षा कक्ष रोचक एवं आकर्षक चित्रों, लेखन, विषयगत शिक्षण सामग्री, अनुपूरक पठन पाठन संसाधनों आदि से परिपूर्ण है तथा उसमें बच्चों द्वारा किए गए कार्य प्रदर्शित किए गए हैं, तो ऐसे वातावरण में बच्चे निश्चित रूप से पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। इस विधि का लाभ क्या है, इसमें बच्चे उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, सीखने में आनंद आएगा, अवधारणाओं को समझने में आसानी होगी, बच्चे एक दूसरे की सहायता करके सीखेंगे, बच्चे परस्पर एक दूसरे से सीखेंगे, आकर्षण वातावरण होने से सकारात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। इस तकनीकी को निम्नलिखित शिक्षण विधि द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक लेसन प्लान दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। कक्षा 3 में इसके लिए समय अवधि 40 मिनट है, हिंदी विषय का है। लर्निंग आउटकम इसमें है, बच्चे संज्ञा शब्दों को पहचानते हैं। आवश्यक सामग्री है, शब्द कार्ड, प्राणियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, दीवार पर चित्र वाले चार्ट, पोस्टर जैसे स्थान, वस्तु, जानवर, यातायात के साधन, वस्त्र परिधान आदि। इसके बाद शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि कक्षा की दीवारों पर व्यापक शब्द से चित्र वाले पोस्टर जैसे स्थान, वस्तु, जानवर, वातावरण के साधन, वस्त्र परिधान आदि लगे हों। साथ ही वो अपने पास शब्द कार्ड और चित्र कार्ड रखते हैं। इससे बच्चों को यह कक्षा में विभिन्न चार्ट पोस्टरों को देखने व उन पर चर्चा करने का अवसर मिलते हैं। तो शिक्षक प्रारंभ में बच्चों को पहले जो 2 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं, बारी बारी से उन पे बात करना चाहिए। बच्चों के बीच में एक सामंजस्य बैठ जाए, अच्छा माहौल बन जाए। 2 मिनट तक उन पे चर्चा करने के बाद फिर हमें अपने पाठ पे आना चाहिए। फिर हमें संज्ञा शब्द से परिचय करवाना चाहिए और उसको बोर्ड पे लिख देना चाहिए। उसके बाद बच्चों को समूह में बैठाना चाहिए और जो आपने कार्ड बना रखे हैं, चित्र कार्ड या जो भी आपने, वो बच्चों को दे के उनसे संज्ञा परिचय करवा के उनसे कार्ड को छंटवाना चाहिए। तो इस तरीके से इस शिक्षण विधि का तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगली विधि है शिक्षण तकनीकी 2, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड सिटिंग प्लान। तो कक्षा प्रबंधन को बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षा इस प्रकार से नियोजित करे कि उसमें सभी बच्चों को प्रतिभाग करने व सीखने का अवसर मिले। प्रायः शिक्षक बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बिठाकर पूरे वर्ष शिक्षण कार्य करते रहते हैं, जो अरुचिकर ही नहीं अनुचित भी होता है। शिक्षक को इनको गंभीरतापूर्वक लेना होगा और उन्हें समय समय पर कक्षा में बैठक व्यवस्था को निश्चित रूप से परिवर्तित करते रहना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, समय समय पर बच्चों को अर्धचंद्राकार आकृति में बिठाना चाहिए। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को जोड़ी बनाकर बैठाना चाहिए। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले हैं, कमज़ोर नज़र वाले हैं, बोलने में असुविधा होती हो, उनको प्रथम पंक्ति में या श्यामपट्ट के निकट बैठाना चाहिए। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बिठाकर कक्षा शिक्षण करना चाहिए। क्या लाभ होगा इससे? कम सुनने वाले, कमज़ोर नज़र वाले, कम बोलने वाले, शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। अगली विधि है रोचक प्रस्तावना, इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, सेट इंट्रोडक्शन। तो प्रायः शिक्षक बिना किसी प्रस्तावना अथवा भूमिका बनाए शिक्षण प्रारंभ कर देते हैं। तो कक्षा शिक्षण की दृष्टि से विषय वस्तु का प्रवेश अत्यंत रुचिकर ढंग से पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इससे बच्चों में जिज्ञासु होकर नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
रोचक प्रस्तावना की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए, जैसे किसी रोचक घटना दृष्टांत को सुनाकर पाठ्य वस्तु को प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछकर, रुचिकर कविता गीत सुनाकर, समसामयिक घटनाओं को बताकर। क्या लाभ होंगे? कक्षा में बच्चे उत्साहपूर्वक सीखने के लिए तैयार होंगे, शिक्षक के कथनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बच्चे अनुशासित रहेंगे, बच्चों में नवीन ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता होगी। इस तकनीकी को निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ये कक्षा 8 का गणित विषय का है। इसमें लर्निंग आउटकम हमारे बच्चे एटीएम के उपयोग के बारे में जानते हैं। आवश्यक सामग्री है एटीएम कार्ड का प्रारूप, एटीएम मशीन के चित्र वाला चार्ट। इसमें प्रक्रिया क्या कराएंगे? शिक्षक कक्षा में बच्चों को बातचीत करते हुए बताते हैं कि आज हमें विद्यालय में ही इन सब सामान खरीद सकते हैं। बच्चे इस बात को सुनकर बड़े खुश होते हैं और स्कूल में खेल कूद का सामान अपने आने वाला है। बच्चों के साथ चर्चा करते हुए शिक्षक यह पूछते हैं कि आपको कॉपी, पेन या चॉकलेट आज खरीदने से पैसे कौन देता है? तो बच्चे जवाब देते हैं मम्मी पापा, बाबा दादा आदि। शिक्षक बातचीत के दौरान बच्चों से कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके मम्मी पापा या बाबा दादी पैसे कहाँ से लाते हैं? एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, इन उदाहरणों में जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरे ब्लॉग में पूछा गया था सांप सीढ़ी वाला, एक आएगा भी पूछ इसी तरीके से आप एटीएम से संबंधित वाला मशीन का जो इस पे भी प्रश्न बन सकता है, तो आप इन उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं बैंक से, कुछ बच्चे बोलते हैं नौकरी से, कुछ का जवाब होता है बाजार में सौदा बेचकर। कक्षा की एक छात्रा मानवी कहती है मेरे पापा तो पैसे एटीएम से निकालते हैं। शिक्षक कहते हैं कि आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी लोग पैसे बैंक या बैंक द्वारा स्थापित एटीएम से निकालते हैं। अब हम सब एटीएम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ये किस प्रकार कार्य करता है। क्या आपने एटीएम देखा है? इस प्रकार आप शिक्षण कार्य आगे बढ़ाते हैं। समायकन, शिक्षक बच्चों को रोचक प्रस्तावना की मदद से पाठ की शुरुआत कर उसमें जिससे बच्चों के पूर्व ज्ञान का बखूबी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप इस शिक्षण विधि के प्रयोग से अपने शिक्षण अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, लर्निंग आउटकम को। हमारे पास आए हैं गोंडा से शिक्षक संग्रह पर आधारित एआरपी तथा शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के लिए जनपद गोंडा। आदरणीय श्री वी.के. आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विशेष सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद गोंडा की परिकल्पना हेतु। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस, तब देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन शिक्षण संग्रह से आधारित हैं। तो शिक्षण संग्रह का वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा। अभी मैं ध्यानाकर्षण का वीडियो बना के उसको कवर कर रहा हूं, लेकिन मैं ये प्रश्न आपको इसलिए दिखाई दे रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक के दैनिक शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु मॉड्यूल है। तो इसमें आंसर इसका आप लोग दे सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलता है मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उनको बताने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे डायरेक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि आप लोग मॉड्यूल को पढ़ें, तो मैं केवल इतनी मदद कर रहा हूँ कि आपको इस मॉड्यूल को संक्षिप्त कर दे रहा हूँ। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस वीडियो को सुन के पूरे मॉड्यूल को समझ सकते हैं, लेकिन उत्तर आपको खुद से ही ढूंढना है। हाँ, मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, आप मुझे फ़ोन करके उस पर सलाह कर सकते हैं। तो अगला है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने तरीके हैं। प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रसार। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल होना चाहिए। बहुत से क्वेश्चन तो आप नॉर्मल दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल हैं। अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों के अधिगम के संकलन में सहायक है। शिक्षण योजना में प्रमुख बिंदु होते हैं। शिक्षक डायरी में मुख्य कितने भाग होते हैं। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल होते हैं। सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की। ये बीएड का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इस मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसके बाद आपका
डिटेल है और यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पे आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तकनीकी, चौथी तकनीकी है इसमें, शिक्षण अधिगम सामग्री का रोचक उपयोग किया जाना, एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ TLM। तो TLM के रूप में आप क्या क्या ले सकते हैं? चार्ट, पाई चार्ट, ग्लोब, शैक्षिक खेल, सांप सीढ़ी, लूडो, गिनतारा, फ्लैश कार्ड और चित्र कथाएँ, मॉडल, स्थिर क्रियाकारी, डायस, ऑडियो वीडियो, ज्यामितीय आकृतियाँ, अवधारणाएँ, मानचित्र, नेपियर स्केल। स्वयं अपनी कक्षा के बच्चे, क्या लाभ होगा इससे? बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलेंगे, कक्षा जीवंत होगी, बच्चे आनंदपूर्ण सीखेंगे, बच्चे पाठ में रुचि लेंगे, बच्चों की विषय वस्तु पर स्पष्ट समझ होगी। इस तकनीकी को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है कक्षा 7 का विज्ञान विषय से। आउटकम है, बच्चे ठोस वस्तुओं में चालन द्वारा ऊष्मीय संचरण की प्रक्रिया को समझते हैं। आवश्यक सामग्री इसमें लोहे की स्केल, पत्ती चाहिए 15 से 20 सेंटीमीटर, पिन, टेबल, स्पिरिट लैम्प और मोम तथा माचिस और ईंट। इस प्रक्रिया से आप क्या करेंगे? लोहे की पत्ती पे आप ये सारे मोम की सहायता से पिन लगा देते हैं। उसके बाद इसको एक मेज पे ईंटे की मदद से रख देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से आप इसको स्पिरिट लैम्प की सहायता से गर्म करेंगे। पत्ती जैसे गर्म होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा पत्ती के आगे बढ़ती है और उस पर जो मोम के माध्यम से आपने कीलें चिपकाई थी वो एक एक करके गिरने लगती हैं गर्म होके। तो इस तरीके से बच्चे ये करके सीख सकते हैं, काफ़ी आनंद उनको आएगा और काफ़ी प्रभावी शिक्षण होगा। यहाँ पे पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों की पहचान करने के लिए एक उदाहरण दिया है और इसमें तंबोला चार्ट का प्रयोग किया गया है। तंबोला चार्ट से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मॉड्यूल में तंबोला चार्ट का प्रयोग किया गया है या तंबोला चार्ट के माध्यम से किस में सिखाया गया है, या तंबोला चार्ट का प्रयोग किस तकनीकी के माध्यम आता है। तो कई तरह से इसमें प्रश्न बन सकते हैं, इसको एक बार आप देख लें। इसमें एक चार्ट होता है जिसमें कई कॉलम होते हैं, उस कॉलम में शब्दों को लिख दिया जाता है जिनके उत्तर उसमें रहते हैं, बस मिलाना होता है, बच्चों को मिला के उनका पर्यायवाची या समानार्थी निकालते हैं। इस विधि का अगला उदाहरण है रेडियो पे प्रोग्राम सुना के अंग्रेजी के वाक्यों को सिखाना, अंग्रेजी बोलना सिखाना। जैसे आओ अंग्रेजी सीखे प्रोग्राम आता है अपने रेडियो पे 11 से 11:15 के बीच में, तो उस प्रोग्राम को बच्चे बहुत मज़े से सुनते हैं, उनको टीचर कॉपी पे लिख ले और उसके बाद उनको 15 मिनट प्रैक्टिस कराते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग रेडियो के माध्यम से भी बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखा सकते हैं। इस विधि का चौथा उदाहरण है हिंदी का कुछ मुहावरों को बच्चों को परिचित कराना। जैसे यहाँ पे एक चित्र में व्यक्ति पहाड़ तोड़ रहा है, तो इस चित्र के माध्यम से आप बच्चों को कुछ मुहावरे से परिचित करा सकते हैं। जैसे पहाड़ खोदना, पहाड़ उठाना, पहाड़ तोड़ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इस तरीके के मुहावरे बच्चे बनाएंगे और आप उनकी मदद से उनको याद करा सकते हैं। शिक्षण तकनीकी 5 शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग। आमतौर पर शिक्षक अपने पाठ्य विषयों को आवश्यकता अनुसार बच्चों के समूहों में बैठाकर शैक्षिक गतिविधियाँ, खेलों का आयोजन करते हैं। कक्षा की फर्श पर ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, लूडो आदि खेलों को स्थायी तौर पर बनाकर बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। कुछ शिक्षक पढ़ाए गए विषयों को पुनर्बलन की दृष्टि से रोल प्ले के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। इस विधि के लाभ हैं, बच्चे रोचक गतिविधियाँ, खेलकूद, कहानी आदि में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। बच्चे एक दूसरे को सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। बच्चों में रोचक गतिविधियों में आनंद मिलेगा और रचनात्मकता का विकास होगा। इसका उदाहरण लिया गया है नवाचार का प्रयोग करते हुए कक्षा 8 का विज्ञान विषय में। बच्चे कार्बन के अपरूप का अर्थ है उसके वर्गीकरण को समझकर बोलते हैं और लिखते हैं। आवश्यक सामग्री प्रश्न पूछो बॉक्स एक बना है, पर्ची पर लिखे हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित लिखी हुई पर्ची, प्रश्न पर्ची और उत्तर पर्ची। तो इस टेक्निक में क्या करना होता है, बच्चों की मदद से शिक्षक एक बॉक्स बनवाता है। जैसे हम लोग बाल सभा में
जब इलेक्शन करवाते हैं तो उसके लिए एक मतदान पेटी बनवाते हैं, ठीक उसी तरीके से एक प्रश्न पूछो पेटी बनवाते हैं, उसके ऊपर बड़ा बड़ा स्केच पेंसिल लिखवा देते हैं और बच्चों की और टीचर की मदद से छोटे छोटे ग्रुप बनवा दिए जाते हैं, 4-4 5-5 बच्चों के। वो बच्चे प्रश्न बनाते हैं और वो प्रश्नों की पर्ची उन बॉक्स में डाल दी जाती हैं। उसके बाद व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बच्चों को बुला के उस बॉक्स से पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। तो उस बॉक्स में 2 तरह की पर्ची होती हैं, एक प्रश्न पर्ची, एक उत्तर पर्ची। तो उस प्रश्न पर्ची में जो प्रश्न लिखा रहता है उसके उत्तर वो समूह में या व्यक्तिगत रूप से क्लास में बताते हैं। जो नहीं बता पाते हैं फिर वो दूसरे ग्रुप को बुलाया जाता है उसके लिए, और फिर उसके लिए लिखने के लिए भी उसमें उत्तर पर्ची होती हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा इनोवेटिव टेक्निक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। नवाचार की दूसरी विधि है चक्के पे चक्का। इसमें क्या करना है, 2 बोर्ड आपको गोल रूप में काट लेना गत्ते के, एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। दोनों बोर्डों को बीच में सेंटर में छेद करके आलपिन की मदद से घूमने वाला बना लेना है। बड़े बोर्ड पे हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, छोटे बोर्ड पे उस पर संबंधित प्रश्न लिख लेंगे। अब उनको जैसे चित्र में देखिए एक चक्का बना हुआ है, चक्के पे चक्का, यहाँ पे एक येलो कलर का बड़ा चक्का है, उसके ऊपर एक यहाँ पे दूसरा चक्का लगा हुआ है जिस पे 1 2 3 लिखा हुआ है। तो हीरे के सामने देखिए लिखा है कार्बन प्राकृतिक पदार्थ है। तो जब इसको हम घुमा देंगे तो ये किसी और चक्के पे चला जाएगा बड़े वाले में। तो फिर हम जैसे प्रश्न पूछेंगे कि कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है, तो जो बच्चा होगा या जो समूह होगा उस कठोरतम यानी कि 8 नंबर वाला जो पॉइंट है वो किस पे जाएगा, हीरे पे उसको सेट करना होगा। तो इस तरीके से वो इस खेल को खेल सकते हैं। इसी विधि में आपका सांप सीढ़ी का भी खेल आता है। तो इसमें बच्चे क्या होता है 1 से 100 तक की इसमें सांप सीढ़ी का खेल सभी बच्चे जानते हैं खेलना, जो नहीं जानते हैं उनको सिखाएं। पासा फेंकते हैं 1 से 6 तक की, जिसका पासा आता है वो चलता है आगे बढ़ता है, अगर सीढ़ी पे आता है तो आगे बढ़ जाता है। तो उसमें क्या होता है फिर नंबर जोड़ना पड़ता है, और अगर सांप के मुंह पे आ जाता है तो उसको नीचे जहाँ पे उसकी पूंछ होती है वहाँ आना पड़ता है, यानी कि वो नंबर उतना घट जाता है। तो यहाँ से बच्चे 2 अंकों का घटाना और जोड़ सीखते हैं, आरोही और अवरोही क्रम सीखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसको खेल के माध्यम से बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। और इसमें आपके लिए भी एक प्रश्न है कि आप मेरे ब्लॉग में पूछा गया था सांप सीढ़ी से जोड़ घटाना किस मॉड्यूल में सिखाया गया है या किस तकनीकी के माध्यम से सिखाया जाता है। तो आप इस तरीके से प्रश्न तैयार करें। इसमें शिक्षण तकनीकी 6 प्रश्न पूछना, इंक्वायरी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे लाभ क्या होंगे, बच्चों को प्रश्न पूछने में झिझक नहीं होगी और चिंतन विचार करके उत्तर देने का बाध्यता होगी, और बच्चे शिक्षण के समय सतर्क रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, चिंतन करेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, कक्षा 5 का हिंदी का है। बच्चे सामाजिक समस्याओं एवं पर्यावरण असंतुलन को समझते हैं और विचार व्यक्त करते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ लघु कहानियाँ। उदाहरण के तौर पे चांद का कुर्ता नामक कविता ली गई है। चित्र में बने आसमान में आपको क्या दिख रहा है, इस तरह के प्रश्न टीचर पूछ सकता है। कई सारे चांद हैं, ऐसा क्यों? इसमें चांद के अलग अलग आकार हैं, ऐसा क्यों? इसमें सूरज नहीं है, ऐसा क्यों? चांद को हम चंदा मामा क्यों कहते हैं? तो इस तरह के प्रश्न पूछ के बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते हैं, पाठ को और रुचिकर बना के पढ़ने और समझने की। तकनीकी 7 सीखने के लिए बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक और छात्र के बीच में बातचीत का होना, इससे क्या लाभ होंगे, शिक्षक और बच्चों के मध्य तथा बच्चों का आपस में संबंध स्थापित होगा, जो बच्चों को सीखने में मददगार होगा। बच्चों में परस्पर बातचीत से झिझक दूर होगी, बच्चों में समूह भावना का विकास होगा, बच्चे परस्पर तर्क वितर्क कर किसी निर्णय तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इसके लिए कक्षा 7 विज्ञान का बच्चे गुरुत्वाकर्षण बल के अर्थ को समझने और बताने का प्रयास करते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है। आसपास कोई पेड़ हो तो उसमें फल लगे हों, नीचे गिरे हों, या चित्र को दिखा के आप पूछ सकते हैं बच्चों ये पौधे से या पेड़ से फल नीचे क्यों गिरते हैं, या पौधे से फल गिरते हुए देखा है, बॉल को ऊपर से फेंकते तो नीचे क्यों गिरता है। तो इसके वो उत्तर देंगे। उसके बाद आप पूछ सकते हैं ऐसा होता क्यों है।
गुरुत्वाकर्षण को आप जानते हैं, तो कुछ बच्चे कहेंगे हाँ जानते हैं, कुछ अपना बताने का भी प्रयास करेंगे। अंत में आप उनको गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा बताएं कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह होती है और कोई भी चीज़ हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पृथ्वी हमें उसकी तरफ अपनी तरफ खींच लेती है। उसके इस बल को, इस आकर्षण बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है प्रश्न पूछने के या बातचीत करने के तरीके से। एक जंगल में शेर होता है, जो उस जंगल का राजा होता है वो बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली होता है, जो सभी जानवरों को डरा के रखता है। उसने एक दिन शहर के राजा को देखा कि वो हाथी पे चलता है, तो उसने भी उस राजा की नकल करते हुए बोला कि मेरा भी आसन हाथी के पीठ पे लगाओ, मैं भी हाथी की पीठ पे बैठ के शहर घूमूंगा, जंगल घूमूंगा। तो जैसे ही वो उसके पीठ पे चढ़ा वैसे ही आवाज़ आई। अब बच्चे बोलेंगे कैसी आवाज़ आई, आप उनसे बच्चों से पूछिए, कोई बोलेगा धड़ाम से, कोई बोलेगा धड़ाक से। तो इस तरीके से तरह तरह के बच्चे नए नए शब्द बताएंगे। अगली तकनीकी है बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग। अब जैसे आप गणित पढ़ाते हैं, हानिला पढ़ाया, तो पढ़ाने के बाद आप इस तरह के कार्यपत्रक बना लीजिए। उसमें कुछ वस्तुओं के नाम, उनके मूल्य, अब उस पर कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, इस तरीके के प्रश्न पूछ के बच्चों से करा सकते हैं। उनको करने में बड़ा आनंद आएगा। इस तरीके की कार्यपत्रक आप जो है व्यक्तिगत रूप से बच्चों को दे के उन पर उत्तर करवा सकते हैं। शिक्षण तकनीकी 9, सभी को सम्मिलित करना, इन्वॉल्विंग ऑल। तो इससे क्या लाभ होगा? शिक्षक सभी बच्चों का व्यक्तिगत ध्यान दे पाएंगे, सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे, सीखने में पीछे छूट जाने की समस्याएं कम हो जाएंगी। शिक्षण तकनीकी 10, समूह कार्य, ग्रुप वर्क। ग्रुप में बच्चों को कुछ कार्य दिया जाता है करने के लिए। इससे लाभ होता है सभी बच्चे समूह चर्चा में प्रतिभाग करते हैं, बच्चों की झिझक दूर होती है, बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना जागृत होती है। समूहों में बच्चों की गतिविधियों में मौका मिलने से बच्चे प्रसन्न होते हैं और बच्चों में सभी को बारी बारी से शामिल करने से बच्चे परस्पर सहयोग कर अधिक सीखते हैं। कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होगा। इसके लिए उदाहरण कक्षा 6 से विज्ञान का सजीव और निर्जीव पाठ से लिया गया है। बच्चों को ग्रुप में बिठा के आप उनको काम दे दीजिए कि आप लोग अपने आसपास देख के एक लिस्ट बनाइए, जो चीज़ें सजीव हैं उनका और जो निर्जीव हैं उनकी एक लिस्ट बना के तैयार करें। तो सभी बच्चे मिलके ये कार्य करेंगे। अगली विधि है जोड़ी बनाकर। तो जोड़ी में बच्चे एक दूसरे तर्क वितर्क करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की दक्षताओं का लाभ उठाएंगे। इसको अध्यापक एक ब्लैक बोर्ड पे एक सारणी बना के कुछ पेंसिल और किताबों के नाम लिख के उनकी माप बच्चे करके अपना नोट करेंगे सारणी में। तो इस तरीके से जोड़ी बना के इसके माध्यम से बच्चे सीखेंगे। अगली विधि है 12वीं, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। तो हमारे स्कूल में, घर में तरह तरह की जो चीज़ें पड़ी रहती है, कंकड़, बीज, पत्तियाँ, कमरे की दीवार, छत और उसका जो फर्श, कोने, गणित से लेके विज्ञान तक की हम किसी भी विषय के शिक्षण के लिए उनका सबका उपयोग कर सकते हैं। तो यही हमारे परिवेशीय संसाधनों का उपयोग है, जिनको हम लोग उपयोग करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस विधि के लिए वाष्पन का एक उदाहरण लिया गया है। एक पौधा लेते हैं गमला सहित, एक ठंडी बोतल लेते हैं, उसमें पानी डाल कर उसको रख देते हैं। उसके बाद उसकी एक पत्ती पे कोई पन्नी बांध देते हैं, उसको धूप में रख देते हैं और एक ठंडी बोतल को भी एक जगह रख देते हैं। तो आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं उस पत्ती पे जो ढकी हुई है उस पर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं और वो जो बोतल बाहर रखी हुई है उस पर भी कुछ पानी की बूंदें आ गई। तो ये बूंदें कहाँ से आई? ये कहलाता है जल वाष्पन। तो इस तरीके से आप अपने परिवेशीय टीएलएम को यूज़ करके विज्ञान और गणित पढ़ा सकते हैं। शिक्षण तकनीकी 13, अभ्यास के अवसर देना। अभ्यास खत्म हो जाने के बाद बच्चों को अभ्यास प्रश्न करने के लिए अवश्य देना चाहिए। भाषा हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, किसी भी प्रश्नावली और अभ्यास को कराने के बाद उन्हें बच्चों को अभ्यास करने के लिए प्रश्न अवश्य देना चाहिए, जिससे उनकी अवधारणाएं क्लियर हो जाएं। इस तकनीकी का उपयोग करते हुए एक पासे पे कुछ अक्षर लिख लिए और उन पासों को फेंक के और उन अक्षरों को नोट करके एक शब्द बनाया जाता है, जो शब्द आप चित्रों के माध्यम से सर्च कर सकते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगली विधि है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। तो जो भी पार्ट आपने पीछे पढ़ा चुके हैं, जिन लर्निंग आउटकम की दक्षताओं में बच्चे आपके निपुण हो चुके हैं, उनकी पुनरावृत्ति अवश्य करवा लेना चाहिए, नहीं तो उनको बच्चे जल्दी से भूल जाएंगे। इस विधि के उदाहरण में आप बच्चों को लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में बता के अवगत करा सकते हैं। जो पौधे बीज के माध्यम से उत्पन्न होते हैं वो आपके लैंगिक जनन कहलाते हैं, जैसे नीम, आम, अर्जुन, तो ये सारे आपके लैंगिक हैं। और अलैंगिक जनन या जो कलम के द्वारा लगाए जाते हैं, जिनको काट के लगाया जाता है, उनको हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब की छड़ी लगाई जाती है, मनी प्लांट की भी छड़ लगाई जाती है और सहजन की छड़ लगाई जाती है। तो इस तरीके से जिनको कलम या छड़ के द्वारा लगाया जा सकता है उनको अलैंगिक जनन कहते हैं। शिक्षण तकनीकी 15 सकारात्मक प्रतिपुष्टि देकर, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। तो आप बच्चों के बारे में आप पॉजिटिव फीडबैक दें, उससे उनके अंदर एक आत्मबल आएगा और सीखने के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण होगा। बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चों को अपने कार्यों के प्रति शिक्षक के विचारों का पता चलेगा। बच्चों को अपने सुरक्षा के क्षेत्रों का भी पता चलेगा। शिक्षक व बच्चों के कक्षा सकारात्मक संबंध का निर्माण होगा। इसको एक उदाहरण से समझाया गया है। एक राघव बच्चा है जिनको यहाँ पे कुछ जोड़ दिए गए हैं। पहला प्रश्न बच्चे ने सही किया है तो टीचर उसकी कहता है कि आपने जोड़ करना आ रहा है आपको, और बहुत अच्छा, पहला सवाल बिल्कुल सही है। और हासिल वाले सवालों में थोड़े से दिक्कत है, आप उनको इस तरीके से करें। तो उनको करके दिखा देते हैं तो बच्चे का प्रोत्साहन भी हो जाता है और उसको सीखने में मिल जाता है और वो खुशी खुशी नई चीज़ें सीखता है। इस विधि का एक दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। कुछ मात्राएं हैं और उनसे बनने वाले कुछ शब्द दिए हुए हैं। इस सभी बच्चे इनको लिखते हैं और अपने शब्द बनाते हैं। उसमें एक बच्ची होती है खुशी, जो इन मात्राओं का अर्थ लगाती है और उनके बाद ई की जगह ई लिखने का प्रयोग करती है, जिससे खुशी के टीचर कहते हैं, खुशी तुमने सही अक्षर पर मात्रा लगाई है, बहुत अच्छा, तुम्हारे द्वारा बनाए गए शब्द अर्थपूर्ण है, बस मात्रा का चिन्ह ई के बदले ई की तरह लगा दो। इस तरह खुशी अपने शब्दों के मात्रा के चिन्ह का सही प्रयोग करती है और इस प्रकार वह कक्षा अक्षर ज्ञान अपना बढ़ाती है। तकनीकी है 16वीं शैक्षिक भ्रमण। तो आप किसी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक महत्व के स्थलों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बना सकते हैं। वहाँ पे बच्चों को ले जाके उनका अवलोकन कराएं, उससे महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कराएं, जिनको बच्चे प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनका मार्गदर्शन करें। गांव के आसपास अगर कोई चीज़ बनती है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, दरदोजी का काम होता है, साड़ी बनती हैं, या कोई और भी काम हो सकते हैं, दूध की फैक्ट्री है या मान लीजिए डेयरी है, तो वहाँ पे ले जाके बच्चों को विज़िट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कुम्हार के घर बच्चों को एक टीचर ले गया है, उनका अवलोकन करा रहा है। तो शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए ये एक प्रारूप है जिसको पहले से बना लेना चाहिए, उसमें सारी जानकारी भर लेना चाहिए। शिक्षण तकनीकी 17 सरल से कठिन की ओर। प्रारंभिक कक्षाओं में सदैव सरल से कठिन की ओर तकनीकी का उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे अवधारणाएं, जानकारी बच्चों को पहले से प्राप्त होती हैं, उन्हें वो सरल प्रतीत होते हैं। इसके कारण बच्चों में पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को रुचिकर लगती हैं, उन्हें बताने और समझाने में सहज होती हैं। तो निम्नलिखित बातें देखिए, जो ज्ञात है वही सरल है, जो दिखाई देता है दृश्य है वही सरल है, जो मूर्त है वो समझना सरल है, जिसे छूकर अनुभव कर सकते हैं वह सरल है, पूर्व ज्ञान पर आधारित वही सरल है। इस प्रकार जो शिक्षक सरल से कठिन की ओर अर्थात ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत को अपनाकर शिक्षण कार्य करते हैं, वो सफल एवं प्रभावी होते हैं। इनके लाभ क्या हैं? बच्चे आनंदपूर्वक सीखते हैं, बच्चों में भय, संकोच एवं तनाव नहीं उत्पन्न होता है, कक्षा जीवंत होती है। इस विधि का उदाहरण दिया है कक्षा 4 की मैथ का ये उदाहरण है, जिसमें आपको मिश्र संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। सभी बच्चे जो 3 से आए हैं उनको गुणा भाग जोड़ घटाना आता है, तो इसलिए उनको एक यहाँ पे सवाल दिया गया है 4 × 3 + 8 / 2 - 6, जिसे
सभी बच्चे करते हैं और उनके बच्चों के सबके उत्तर अलग अलग आते हैं। ऐसा क्यों? सभी को जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, उसके बावजूद भी सबके उत्तर गलत हो गए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये बच्चे सब गुणा भाग जोड़ घटाना अलग अलग कर रहे थे, लेकिन इस बार इनको जुड़ा ये सारा एक ही प्रश्न में दिया गया। तो अब उनको सही क्रम बताना होगा कि किस क्रम से बोर्ड मास की मदद से इनको सही क्रम में करेंगे, तो उसके बाद ये बच्चे सही उत्तर निकाल लेंगे। और शिक्षण तकनीकी 18वीं ये आखिरी विधि है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य को समस्या का गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल अथवा सामूहिक होती है जिसके अंतर्गत बच्चे खोज विधि द्वारा स्वयं कुछ करके सीखने के प्रकरण को सीखते हैं अथवा समस्या का समाधान खोजते हैं। प्रोजेक्ट कार्य मुख्य रूप से एक खुले क्रियाकलाप है और यह विषय के लर्निंग आउटकम की प्रकृति है। इस विधि के जो लाभ हैं उसमें बच्चे स्वयं खोज करके सीखते हैं, बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होते हैं, बच्चे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं, बच्चों में प्रेक्षण तर्कशक्ति व्याख्या निष्कर्ष एवं प्रतिवेदन जैसे कौशलों का विकास होता है। कक्षा 8 के सामाजिक अध्ययन से लिया गया है जिसमें बच्चे पर्यावरण में जैविक अथवा अजैविक अपशिष्ट पदार्थों की पहचान कर लेते हैं। अब बच्चों को क्या करना है, 2 थैलियाँ देना है, उसमें जैविक और अजैविक पदार्थ रखे होंगे, उनको पहचानना है। पहले आप बता दीजिए बच्चों को जैविक अजैविक क्या होते हैं। तो जो पदार्थ मिट्टी के अंदर रखने पर सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो पदार्थ अपघटन पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पत्ती सब्जी फल इत्यादि। जबकि जो पदार्थ मिट्टी के अंदर रखने पर जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव अपघटित पदार्थ कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इस प्रोजेक्ट कार्य को खुद ही पूरा करते हैं। तो इसी के साथ भाग 3 खत्म हो गया। 4 भाग में कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र दिए हुए हैं जैसे समय सारणी है और जितनी विधियां आपने अभी पढ़ी उनके क्या लाभ उनके क्या परिणाम हैं, तो उन चार्ट्स को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप चाहें तो उनको एक बार सरसी नज़र से देख लें। भाग 3 में जितनी भी हम लोगों ने शिक्षण तकनीकियाँ पढ़ी 1 से 18 तक, उन सभी तकनीकियों को यहाँ पे चार्ट के रूप में दिया जा रहा है। इनसे जो संभावित परिणाम और लाभ हैं वो उनके आगे लिखे हुए हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चाहे तो आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक तालिका दी गई है जो समय सारणी है। इस समय सारणी के अनुसार आपको आगे अपने लर्निंग आउटकम को प्राप्त करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक डिवीज़न दिया हुआ है जो 50 दिन का कार्यक्रम है। उस 50 दिन में कौन कौन सी तकनीकियों का प्रयोग आपको कितने दिन में करना है, तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। अंत में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद एक यहाँ पे दिया हुआ है क्या करें और क्या ना करें। इसको एक बार आप शॉर्ट में नज़र दौड़ा लें। उसके बाद इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।